लेट्स माइक चुनावी यात्रा। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं चुनावी यात्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरी चुनावी बहस को एक नया आयाम दे दिया है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र का एक ऐसा वर्ग जो अक्सर चर्चा से बाहर रहता है। इस बार इतिहास लिखा गया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण के थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग मतदाताओं ने 91.28% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र में अब भागीदारी की परिभाषा तेजी से बदल रही है। अगर इस आंकड़े को थोड़ा और गहराई से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। पहले चरण में जहां केवल 56.79% ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने वोट डाला था, वहीं दूसरे चरण में यह प्रतिशत सीधे 91.28 तक पहुंच गया। संख्या के लिहाज से भी बड़ा उछाल देखने को मिला। पहले चरण में 465 मतदाता थे, जबकि दूसरे चरण में यह संख्या बढ़कर 792 हो गई। यानी कुछ ही दिनों में भागीदारी में इतना बड़ा बदलाव यह बताता है कि यह समुदाय अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सक्रिय राजनीतिक भागीदारी बन रहा है। इस बदलाव को सिर्फ बंगाल तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। अगर तुलना करें तो पुडुचेरी में 91.81% ट्रांसजेंडर वोटिंग दर्ज हुई, जो देश के सबसे ज्यादा है। वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा 60.49% रहा, केरला में 57.04% और आसाम में 36.84% रहा। इस तुलना से साफ है कि बंगाल इस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है और यहाँ की सामाजिक राजनीतिक जागरूकता एक नए स्तर पर पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदला कि यह समुदाय इतनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए बाहर आया। इसका जवाब कई स्तरों पर छिपा हुआ है। पहला कारण निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष जागरूकता अभियान। इन अभियानों का मकसद सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाना नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि ट्रांसजेंडर समुदाय भी लोकतंत्र का बराबरी का हिस्सा है। पहचान और सम्मान की इस भावना ने इस समुदाय को बूथ तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरा कारण है सामाजिक स्वीकृति में धीरे धीरे आ रहा बदलाव। पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर नीतिगत और कानूनी स्तर पर कई पहल हुई है, जिससे उन्हें मुख्य धारा में जगह मिलने लगी है। यह बदलाव अब चुनावी व्यवहार में भी देखने लगा है। पहले जो समुदाय सामाजिक हाशिए पर था, अब वह राजनीतिक हिस्सेदारी के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तीसरा और सबसे अहम कारण है राजनीतिक पहचान की जागरूकता। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय अब यह समझने लगा है कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि ताकत है। यह वही ताकत है जिससे वे अपनी आवाज को नीतियों और फैसलों तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इस बार उनकी भागीदारी सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद आक्रामक और संगठित नजर आई। अब इसका चुनावी असर क्या हो सकता है? पहली नजर में यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन चुनावी गणित में मार्जिन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां कई सीटों पर जीत हार का अंतर कुछ हजार या कभी कभी कुछ सौ वोटों का होता है, वहां इस तरह की संगठित वोटिंग एक साइलेंट गेम चेंजर बन सकती है। दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ वोटिंग का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। यह संदेश राजनीतिक दलों के लिए है कि अब उन्हें इस समुदाय को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। आने वाले चुनाव में पार्टियां ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग घोषणाएं, योजनाएं और प्रतिनिधित्व देने पर मजबूर हो सकती हैं। तीसरा असर नैरेटिव पर पड़ता है। अब तक चुनावी चर्चा जाति, धर्म, महिला वोट या चुनाव वोट के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब इससे एक नया आयाम जुड़ गया है, थर्ड जेंडर वोट। यह बदलाव धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति तक भी पहुंच सकता है। अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें तो यह घटना भारत के लोकतंत्र के विकास की कहानी भी कहती है। यह दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल नहीं बल्कि हर वर्ग की भागीदारी का नाम है। और जब हाशिए पर खड़े लोग भी बड़ी संख्या में मतदान करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो रही हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक शुरुआत है।
मंजिल नहीं। ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी तभी पूरी मानी जाएगी जब उन्हें न सिर्फ वोट देने का अधिकार बल्कि चुनाव लड़ने, प्रतिनिधित्व पाने और नीति निर्माण में शामिल होने का अवसर भी बराबरी से मिले। फिलहाल पश्चिमी बंगाल के इस चुनाव ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि अब लोकतंत्र में कोई साइलेंट नहीं है। अब बात यह है कि 2026 का बंगाल चुनाव क्यों बना सबसे अलग, सबसे अनोखा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा, बल्कि है एक ऐसा सियासी प्रयोग बन गया जिसने राज्य की पारंपरिक राजनीति के कई पुराने पैटर्न तोड़ दिए। दशकों से बंगाल की पहचान एक तरफा जनादेश वाले चुनाव से रही है, चाहे कांग्रेस का दौर हो, लेफ्ट का शासन या फिर तृणमूल कांग्रेस का उभार। जिस भी पार्टी को जीत मिली वह अक्सर भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एग्जिट पोल से लेकर जमीनी माहौल तक हर जगह एक ही संकेत दिख रहा है, कड़ा मुकाबला। और अगर यह सच साबित होता है तो यह बंगाल की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव काफी हद तक हिंसा मुक्त रहा। बंगाल का चुनावी इतिहास राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है, जहां बूथ कैप्चरिंग, धमकी, झड़पें और यहां तक की हत्याएं भी आम बात रही है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। लगभग 2.4 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ने पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि न तो बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई और न ही किसी बूथ पर दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है जिसने चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत किया है। दूसरा बड़ा फैक्टर, रिकॉर्ड तोड़ मतदान। इस बार दोनों चरणों में मिलाकर करीब 92% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह आंकड़ा सिर्फ प्रतिशत नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि बंगाल का मतदाता इस चुनाव को लेकर असाधारण रूप से गंभीर था। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक बड़ा कारण एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसमें लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इससे मतदाताओं के बीच यह भावना बनी कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो भविष्य में उनका नाम भी हट सकता है। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी अपने गांव लौटकर वोट डालने पहुंचे। तीसरा पहलू, राष्ट्रीय नेतृत्व की असाधारण सक्रियता। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में कई रैलियां कर वापस दिल्ली लौट जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। वे कई बार कोलकाता में रुके, गंगा घाटों पर गए, रोड शो की और आम लोगों के बीच जाकर संवाद किया। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगातार राज्य में डेरा डालकर प्रचार किया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव कितना अहम था, सिर्फ एक राज्य जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे समय से अधूरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। चौथा और बेहद दिलचस्प बदलाव, सत्ता पक्ष का डिफेंसिव मोड में आना। ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से सत्ता में है और जिनकी छवि एक बेहद मजबूत और आत्मविश्वासी नेता की रही है, इस बार ज्यादा आक्रामक प्रचार करती नजर आई। यहाँ तक कि अपने पारंपरिक गढ़ भवानीपुर में भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। यह संकेत देता है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन था और सत्ता विरोध की लहर का असर महसूस किया जा रहा था। पांचवा और शायद सबसे अनोखा पहलू, बंगाली अस्मिता का असाधारण उभार। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान हमेशा एक मुद्दा रही है, लेकिन इस बार बंगाल में यह मुद्दा चुनावी बहस में केंद्र में आ गया। तृणमूल कांग्रेस ने खुद को बंगाल की पार्टी और बंगाली संस्कृति के रक्षक के रूप में पेश किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। भाषा, खानपान, यहाँ तक कि मछली खाने जैसे सांस्कृतिक प्रतीक भी राजनीतिक मुद्दा बन गए। यह चुनाव सिर्फ नीतियों और वादों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि पहचान, संस्कृति और भावनाओं की लड़ाई भी बन गया। यही वजह है कि अस्मिता शब्द इस चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में शामिल हो गया। छठा बड़ा बदलाव, चुनाव का हाई वोल्टेज नैरेटिव। इस बार हर मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा नैरेटिव बन गया। चाहे वह महिला वोट हो, एसआईआर का मुद्दा हो, घुसपैठ का सवाल हो या भ्रष्टाचार के आरोप, हर चीज को एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदला गया।
इससे चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बहस बन गया। सातवां और अहम पहलू, क्लोज फाइल की संभावना। बंगाल में पिछले 50 सालों में ज्यादातर चुनाव एक तरफा रहे हैं, लेकिन इस बार एग्जिट पोल और जमीनी संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय होगा, जहां हर सीट का महत्व बढ़ जाएगा और छोटी छोटी रणनीतियां भी बड़े परिणाम तय करेंगी। इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि 2026 का बंगाल चुनाव कई मायनों में पहली बार वाला चुनाव है। पहली बार इतनी कम हिंसा, पहली बार इतना ज्यादा मतदान, पहली बार इतना कड़ा मुकाबला और पहली बार पहचान की राजनीति का इतना गहरा असर। यानी यह चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, बल्कि यह भी तय करेगा कि बंगाल की राजनीति का अगला दौर कैसा होगा। क्या यह राज्य अब एक तरफा जनादेश की परंपरा से बाहर निकलकर क्लोज कंपटीशन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है, या फिर नतीजे आने के बाद वही पुराना पैटर्न लौटेगा, एक पार्टी, भारी बहुमत और मजबूत पकड़? इसका जवाब 4 मई को मिलेगा। लेकिन इतना तय है, 2026 का बंगाल चुनाव इतिहास में एक अनोखा अध्याय बन चुका है। चुनावी यात्रा में आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।